आज के इस वीडियो में हम फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ए पॉइंट चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V एंड लोकेटेड एट R at a given time t in the presence of both electric field E and magnetic field B, the force on electric charge Q due to both the of them can be written as, और कैसे लिख सकते हैं उसको, F is equal to Q into E plus V क्रॉस B, दैट इज F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। इसको मैं थोड़ा इलोबरेट कर देता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आपने ऐसे लिखा भी होगा। लॉरेंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे, F इलेक्ट्रिक का वो किसके बराबर होता है, Q इंटू E होता है, और F जो मैग्नेटिक होता है, F मैग्नेटिक को आप लिखते हो QVB साइन थीटा। यहाँ पे जो साइन थीटा है ये V और B के बीच का एंगल होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से किसी थीटा एंगल के ऊपर एंटर करता है तो ये उसकी वेलोसिटी है, तो ये जो साइन, ये जो थीटा एंगल था वो ये एंगल होता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप साइन को हटाओगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B। ओके, तो इसी टाइप से इसको यहाँ पे ऐसे लिखा गया है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं हम। क्वेश्चन है, कहते हैं पहला क्वेश्चन ये है, इफ चार्ज Q इज मूविंग अंडर द फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज द चार्ज मूविंग इन। देखिए ध्यान देंगे हम किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज Q इज मूविंग अंडर ए फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, नंबर वन। दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हाट काइंड ऑफ द चार्ज, देखिए यहाँ पे क्या वेलोसिटी पे डिपेंड हुआ है और मैग्नीट्यूड द फील्ड पे हुआ है। तो अगर कोई भी फील्ड है, चार्ज पार्टिकल उसमें मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, तो एक फोर्स अगर ऐसे लिख सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो F इज इक्वल टू आता Q इंटू E, और मैग्नेटिक फील्ड का होता तो आता QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वेलोसिटी आती ही नहीं, तो मतलब ये किसका बचा, मैग्नेटिक फील्ड का बचा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल वेनिश इफ, मतलब कब वेनिश हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हुआ F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। दो केस में वेनिश हो सकता है क्योंकि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों प्रेजेंट है, मतलब इनको तो हम जीरो कर ही नहीं सकते। पहला केस हो सकता है या तो V बराबर जीरो हो तो आपका F जीरो आ सकता है, और दूसरा केस है अगर थीटा बराबर जीरो हो। थीटा बराबर जीरो होने का मतलब है कि साइन जीरो जीरो होता है, तो उस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और थीटा बराबर जीरो होने का मतलब है कि मान लीजिए इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो जो चार्ज है आपका या तो एंटी पैरेलल हो, यानी उस केस में थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, या वो इसके पैरेलल चल रहा हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। या पैरेलल और एंटी पैरेलल मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की होनी चाहिए। अब यहाँ से आपके पास जो आंसर दे रखे हैं उनको देखिए, V स्मॉल नहीं हो सकता, V परपेंडिकुलर टू B ये भी नहीं हो सकता, V इज पैरेलल टू B, हाँ ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा C। क्वेश्चन नंबर 3, if an electron of charge minus E is moving along positive x direction and magnetic field is along positive z direction, then magnetic force acting on electron will be along। इसके दो वे हैं, एक तो आप फ्लेमिंग का जो रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, उसको यूज करते हुए फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, और एक मैथमेटिकल है, तो मैं आपको मैथमेटिकल वाला बता देता हूँ। देखिए हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F बराबर आपके पास लिखा जाएगा Q इंटू V क्रॉस B, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ओके, अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको जो V दे रखा है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में दे रखा है, और जो B दे रखा है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में दे रखा है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि जो F की जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर आनी चाहिए, इज इक्वल टू Q आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E है, तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू V है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो ये हो जाएगा VI इंटू B है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, तो हो जाएगा BK। ओके, अब आपको पता है जैसे अगर मैं I क्रॉस J करूँ
तो आपके पास प्लस के आता है, एंड जे क्रॉस के करता हूँ तो प्लस आई आता है ना, एंड के क्रॉस आई करता हूँ तो प्लस जे आता है। के क्रॉस आई पे प्लस जे आता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस जे, तो जे जो है ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो जे माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी मेरे पास यहाँ से है, एक और है। तो आपके पास जो एफ आया, फोर्स आया, वो कितना आया, ई वी बी, और ये आया जे डायरेक्शन में, और किस में, पॉजिटिव जे में। पॉजिटिव जे का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आंसर आपके पास क्या आएगा यहाँ से, पॉजिटिव वाई एक्सिस। वैसे आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल आर। देखिए, चार्ज पार्टिकल का रिलेशन लिख लेते हैं पहले। क्या होता है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो एफ की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे मैं वेक्टर का निशान लगा देता हूँ। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या होता है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए एक प्लेन में है, एक प्लेन में वी और बी किसी प्लेन में लाई करते हैं, मान लीजिए वी और बी मैं सपोज कर लिया इसी प्लेन में लाई करते हैं, ऐसी कोई प्लेन है, तो वी और बी की मेरी जो भी डायरेक्शन होगी, वो चाहे क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज में लूँ, तो वो या तो आउट टू द पेज होगा या इन टू द पेज होगा। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। वी और बी का जो भी प्लेन है, एफ की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होने वाली है ना। तो यहाँ से मेरे को वी क्रॉस बी लेना है। अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, पहले मैंने वी लिख दिया और इधर मैंने बी लिख दिया, तो बी से बी की तरफ मैं जाऊँगा, वी क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हो, तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज आ जाएगी। और अगर आपने ऐसे लिखा, इधर बी है और इधर वी है, तो वी से बी की तरफ जाओगे, तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे डायरेक्शन के लिए, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउट टू द पेज आ जाएगी। मतलब दोनों केस में वो वी और बी के क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर रहने वाली है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप वी और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आंसर देख लेते हैं। पहले आंसर में बोला गया है एफ और वी परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल सही बात है। एफ और बी भी परपेंडिकुलर हैं, वी और बी भी परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज या सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन हैविंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। इस प्रकार से ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव करता है, सही बात है। नेक्स्ट, एंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करता है, ठीक है। At some instant the velocity of particle is perpendicular to the magnetic field, field direction, फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है किसी इंस्टेंट के ऊपर। तो मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब मान लें मैं मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर किया पार्टिकल तो ऐसे चल रहा था, तो पार्टिकल पैरेलल चल रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो है ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ से मैं देखता हूँ पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और इसके कारण पार्टिकल को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये एक्सेलरेटेड हो गया। दूसरी बात आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है या नॉर्मली एंटर करता है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो सर्कुलर होती है। ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, सर्कुलर होती है। अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कर रहा है, उसके साथ साथ ये जो फोर्स है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करवा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि पार्टिकल ने इस प्रकार से सर्कुलेशन भी किया और साथ साथ उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन भी मूव की, वो इस प्रकार से चलता चला। और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है तो लगातार इसकी इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, ऐसे करके चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता चला जाएगा। अब मतलब सर्कुलर ये जो पाथ होगा ये तो आपके पास हेलिकल पाथ हो गया। कैसा पाथ हो गया, हेलिकल हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है इसको पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। यहाँ पिच ऑफ हेलिक्स कम थी, फिर अगला जो स्टेप आया यहाँ पे पिच ऑफ हेलिक्स ज़्यादा हो गई,
यहाँ पे पिच ऑफ हेलिक्स और भी ज़्यादा हो गई, यहाँ और भी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब पिच ऑफ हेलिक्स कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म पिच ऑफ हेलिक्स नहीं है। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा सही रहने वाला है गिवन आंसर्स में से। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होने वाला, सर्कल नहीं होने वाला, हेलिक होगा, यूनिफॉर्म पिच नहीं है, हेलिक होगा, नो यूनिफॉर्म पिच। सही है, ऑप्शन डी इज द राइट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? आंसर डी रहने वाला है।